अच्छा, ये उसामा और जवेद एक दफ़ा फिर मैसेज कर दें कि क्लास हो रही है, तो जितने बच्चे हैं वो आ जाएँ, लिंक पे आ जाएँ। ठीक है? एक दफ़ा और करते हैं। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर हमारी बात रुकी थी, मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ये। मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि वोल्टेज डिवाइडर के अंदर भी कितनी सप्लाई इस्तेमाल हो रही है, बताइए? एक ही हो रही है सर। एक सप्लाई हो रही है। लेकिन एमीटर में हमारे पास ये एक इसका डिसएडवांटेज है, यानी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई, डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर डुअल सप्लाई इस्तेमाल होगी। ठीक है? लेकिन इसका हमें फ़ायदा ये मिल रहा है कि ये बायसिंग स्टेबिलिटी, एक्सीलेंट बायसिंग स्टेबिलिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब हमने इतनी बात की एमीटर बायस की, तो आइए ज़रा इसको चेक कर लेते हैं कि हम जो इतनी बातें कर रहे हैं वो सही भी है कि नहीं। और चेक कैसे करेंगे? ऑब्वियसली न्यूमेरिकल से। जी, जवेरिया ज़रा रीड करें। Determine how much the Q point IC, VCE for the circuit in figure 5-18 will change if beta increase from 100 to 200 when one transistor is replaced by another. ओके, अब ये बताइए कि पिछले न्यूमेरिकल में और इस न्यूमेरिकल में क्या डिफरेंस है? सर इसमें ट्रांजिस्टर भी चेंज हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। बिल्कुल सही। देखें, पिछला सवाल भी यही था, उसमें उन्होंने बताया था कि बीटा बदलेगा जब टेम्परेचर बदलेगा, और इस सवाल में हम कह रहे हैं कि बीटा बदलेगा जब ट्रांजिस्टर बदलेगा, और बाकी सब कुछ सेम है। तो इससे हमें ये बात से पता चल रही है कि बीटा जो है वो कई सूरतों में बदल सकता है, कि अगर टेम्परेचर चेंज आए तो भी बदल सकता है, या अगर हम ट्रांजिस्टर रिप्लेस करते हैं तो ज़ाहिर है उसका बीटा कुछ और होगा, तो वो सर्किट तो वही होगा, तो वो वहाँ पर भी बीटा चेंज हो सकता है। लेकिन बीटा का चेंज वही दिखाया है, बाकी क्यू पॉइंट का चेंज वैसे निकालना है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। तो आइए ज़रा इसको स्टार्ट करते हैं, और हमें सॉल्व करना पहले से हम सीख चुके हैं न्यूमेरिकल्स में। तो स्टेप नंबर 1 जल्दी से बताइए। NPN transistor. एनपीएन, ठीक है। स्टेप नंबर 2 बताइए। Labeling. लेबलिंग। तो लेबलिंग क्या होगी, आप लोग करें ज़रा। ये एमिटर वोल्टेज है, वीई हो जाएगा सर, ये वो वीबी हो जाएगा सर। हाँ ये लिखे अपने पास, देखें ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये ये कलेक्टर बेस करंट हुआ, ये एमिटर करंट हुआ, और ये कलेक्टर करंट हुआ। ठीक है, तो ये हमने काम लेबलिंग का कर लिया। ठीक, तीसरा बताइए मुझे। A device. Nothing. बाय इंस्पेक्शन। क्या चीज़ पता चल रही है? By inspection. कुछ भी नहीं पता चल रहा है सर. कुछ नहीं पता चल रहा। No और sir. बताइए। Device is on. ऑन है ऑन सर। है, ठीक है। तो हमें इससे क्या पता चल गया, वीबी कितना होगा? 0.7। 0.7 वोल्ट, बस। लेकिन हमें कोई चीज़ मालूम हुई नहीं अभी। तो अब हम क्या करते हैं, आपको पता है ना, लूप लगाते हैं इसके बाद। सर केवीएल लगा लेना सर, नीचे की साइड से। वही तो कह रहा हूँ, लूप लगाएंगे ना, यूँ। सर यस सर। अच्छा देखिए, अब देखिए आपको दिख रहा होगा ना न्यूमेरिकल में, ये वीई है, मगर इसकी वैल्यू कितनी दे रहे हैं लोग? -15 वोल्ट। आ गई ना वही चीज़ जो हमने किया था। यस तो यही मैं कह रहा था कि हम डायरेक्टली कर लेते हैं। ओके, तो ज़रा लूप बताइए, कौन लिखवाएगा? कहाँ से शुरू करूँ? 47 के Sir, 47 के IB plus VBE. 0.7 लिख दो, जी सर. प्लस Plus IERE. IE 10 के 10 अच्छा की देखो, IE। यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे पहले वो लेना पड़ेगा बीटा 1, है ना? जी सर. तो 100 100, तो इसका आईबी भी 1 हो जाएगा फिर। ठीक है जी सर. 101 10 के इंटू IB1 IB1, आगे -15 equals to 0. ये। अब मैं पहले हेडिंग दे दूं, क्योंकि हमने बीटा को इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर। तो हम पहले बीटा 1 ले रहे हैं, जो कि किसके बराबर है? 100 के बराबर है। सही है भाई? जी सर. बताएं IB1 की वैल्यू। $47.58 माइक्रोएम्पेयर। आप लोग भी चेक करें। जी कितना बताया आपने? मेरे पास 13.5 ही आ रहा है। जी सर, 13.5 माइक्रोएम्पेयर आ रहा है। तो ये जवाब जिसने दिया था वो तो गलत नहीं हो गया? ये आ रहा है, चेक करें। मैंने 51 ले लिया था, 15 था वो। अच्छा अच्छा, तो जरा चेक करें बाकी लोग, यही आ रहा है ना? जी सर, अब यही आ रहा है। ओके, इसके फौरन बाद हम IC1 निकाल सकते हैं।
निकाल सकते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 100 करके। सही है। जी सर। और अब हमें IE की भी जरूरत है क्योंकि एमीटर वोल्टेज निकालना है, वरना हम IE निकाले बगैर भी आगे जा सकते थे, मगर अब निकालना पड़ेगा IE1। इसके बराबर होगा इन दोनों के सम के। चेक करें। जी सर, यही आ रहा है। जी सर। ओके, इसके बाद हम ओम्स लॉ ऊपर लगाएंगे, VC1 निकालेंगे। तो VC1 ओम्स लॉ लगाने के बाद क्या आएगा बताएं? 15 माइनस 2 8.65। नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने, ये 4.7 है। 4.7 है। तो कितना आ रहा है बताइए? 8.65। 8.65। बाकी लोग चेक करें। 8.6 जी सर यही है। और ये वोल्ट आ गया। ठीक है जी, बॉक्स कर लूँ इसको। जी सर। और VE1 इसको जरा ओम्स लॉ से प्रॉपर निकाल लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। कहाँ से आ रहा है? VE1 से। और कहाँ को जा रहा है? माइनस माइनस प्लस 15 डिवाइडेड बाय 10K। यही है। ये मैंने नहीं सही लिखा है ना, VE1 इसके बराबर होगा सही है। सही आ रहा है। जी सर। जी सर। जी सर। तो VCE1 कितना आ रहा है बताएं? नाइन पॉइंट नाइन। जी सर, यही आ रहा है। ओके, तो Q.1 कितना आया? हाँ 1.35 milliampere, 9.995। जी, ये आया आपका पहला Q पॉइंट। जी सर। यस सर। ये पहला Q पॉइंट आ गया, क्या ख्याल है? यस सर। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे? हम कहेंगे अब आप जरा दूसरा काम करें, β2 ले। अब आप खुद बताएं, अगर हम लोगों ने पहले से ये तरीका DC सर्किट्स ना सॉल्व करना सीखा हुआ होता तो न्यूमेरिकल कर पाते इतने आराम से? नहीं कर पाते ना। तो फिर वही बात होती कि हमें सीखना पड़ता, तो फिर पहले हमने इसलिए सीख लिए सारी चीजें। सही नहीं किया? जी सर बिल्कुल सही किया। तो ये 47 किलो इंटू IB2 प्लस 0.7 प्लस 10K इंटू, अब 101 नहीं बल्कि कितना होगा? 201। सही लिख रहा हूँ? जी यस सर। सर। ये आ गया। तो IB2 बताइए। ये आ रहा है? हाँ जी सर, यही आ रहा है। यस सर, यही आ रहा है। ठीक।
जी बाकी करंट देखिए ये आ रहे हैं, ये मैं भी सॉल्व करूँ ना आप लोगों के साथ साथ कैलकुलेटर पे, इसलिए गलती हो सकती है मुझसे भी, ये मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बताइए ये आ रहा है? जी सर यही आ रहे हैं। हाँ जी हाँ, सर। अब वही निकालें, VC2 कितना आएगा, या पहले VE2 निकाल लेते हैं। VE2 कितना आएगा बताइए, VE2 बताएं, VC2 कितना आएगा? ये आ रहा है? जी सर यही आ रहा है। VC2 देखें, ठीक, ये आ गया VC2। जी सर। ये सॉल्व करिए, जो ये ऐसी कह रही हो जी सर। नहीं सर सॉल्व किया, कैलकुलेटर पे सॉल्व करके बोल रही हूँ। ठीक है, फिर सही है। अब IC2 कितना होगा, 1.39 मिलियन, और VCE2 कितना होगा, 9.497, अरे यार 9.497। जी ये देखिए, ये दो क्यू पॉइंट्स आ गए। जी सर। तो पहला क्या आएगा, परसेंटेज डेल्टा IC इक्वल टू क्या था, IC2 माइनस IC1, जी सर डिवाइड 1.39 बाय IC1 मिली माइनस 1.35 मिली डिवाइड बाय 1, यही था, मल्टीप्लाई बाय 100%। जी भाई यही फॉर्मूला है। हाँ जी सर। जी सर यही है। तो बताइए मुझे कितना आ रहा है। टू 2.9% आ रहा है। 2.96%। आपका आंसर आ रहा है सर जी, सर ये डेल्टा आईसी क्या है? परसेंटेज डेल्टा IC, चेंज इन IC, अभी तो किया था पहले पिछले सवाल में। तो वो पहले लाइट चली गई थी और नेट रुक गया था जब भी। अच्छा, ये परसेंटेज निकाल रहे हैं आप डेल्टा IC की, यानी यानी जब आपने ट्रांजिस्टर बदला तो बीटा चेंज हो गया, तो बीटा चेंज होने से कलेक्टर करंट आपका कितना बदला, तो आप कलेक्टर करंट का चेंज पहले के लिहाज से बता रहे हैं। तो आपने कहा IC2 माइनस IC1 डिवाइड बाय IC1, क्योंकि पहले के लिहाज से आप चेंज बता रहे हैं। समझ में आई बात? ठीक है सर। और यही काम हम इधर भी करने वाले हैं, डेल्टा VCE में। इसमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, VCE2 माइनस VCE1। VCE2 माइनस VCE1, VCE2 कितना है 9.497 माइनस पहले कितना है 9.995, और डिवाइड कर देंगे इसको 9.995, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100%। माइनस बाय 0.0। 100%, सही है। तो 4.98 आ रहा है। हाँ 4.9 माइनस में नहीं आ रहा। आप माइनस उस 4.98। माइनस 4.98। देखते हैं, 9.497 माइनस 9.995,
डिवाइड बाय 9.995 मल्टीप्लाई बाय 100%, ये है -4.98%। ये आ रहा है, क्या ख्याल है? जी जी सर, सही यही है। आया है। ये हम इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारे आंसर्स आ रहे हैं। आइए चेक करते हैं पहले आंसर्स सॉल्यूशन से। ये कुछ चेंज आ रहे हैं यार, चेंज आ रहे हैं ना। जी सर। इनकी करंट आ रहा है, ये तो बहुत चेंज आ रहा है 0.7% और ये -1.22%। हमने कोई बड़ी गलती की है। देखो क्या गलती की है, दोबारा चेक करो जरा क्या गलती की है। या एक काम करते हैं, हमने आई भी निकाला था 13.5 माइक्रो, इनका कितना आया? अच्छा, इन्होंने डायरेक्ट आईसी निकाली है 1.37 मिली, हमारा 1.35 मिली आ रहा है। थोड़ा सा ये भी चेंज आ रहा है ना। जी और VCE कितना आ रहा है इनका? 9.83, हमारा 9.99। ये तो फर्क क्यों आ रहा है इतना? अच्छा, पता है क्यों फर्क आ रहा है? इन्होंने -VE नहीं, लिया इन्होंने है। एक तो बीटा लिया है, हमने बीटा+1 लिया है। हमने बीटा+1 लिया है ना, देखिए 101। जी जी सर। सर। हमने एग्जैक्ट काम किया है, इन्होंने अप्रोक्सीमेट काम किया है। देखो बीटा नहीं आता ना, बीटा+1 आता है ना। हम ये देखो, ये देखिए साइन देख रहे हैं अप्रोक्सीमेशन का, इक्वल के ऊपर साइन अप्रोक्सीमेशन का देख रहे हैं आप लोग। जी सर। जी तो सर। इन्होंने अप्रोक्सीमेशन जी वाला सर। काम किया है कि बीटा को बीटा+1 ले लिया, और हमने हमें यार मुझे नहीं समझ आती है बुक इतना अप्रोक्सीमेशन क्यों करना चाहती है। मतलब बीटा है, उसको बीटा+1 अगर मैं ले लूंगा तो क्या मुझे कौन सी मुश्किल मेरी बढ़ जाएगी? एग्जैक्ट ही काम कर लो। ठीक है, फिर हमारा काम सही है, कोई इतना खास वो नहीं है। आप लोग एक दफ़ा दोबारा चेक कर लीजिएगा कि हमारी कोई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हुई हो, क्योंकि तरीका यही है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो सकती है, इट कैन बी पॉसिबल। ठीक है, हेलो। जी सर। इसको मैंने कहा आप लोगों ने चेक करना है एक दफ़ा कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की, बस ये देख लीजिएगा। अच्छा, दूसरे के आंसर्स भी ओके देख सर। लेते हैं। दूसरे में इन्होंने क्या निकाला? IC2 आ रहा है इनका, ये कितना आ रहा है? तो दिख नहीं रहा मुझे। 1.38। 1.38, जी, हमारा 1.39 आ रहा है। बिल्कुल करीब करीब आ रहा है। तो IC2। वही लग रहा है कि बीटा का ही फर्क आ रहा है। जी सर, और तकरीबन। VC2 9.7 आ रहा है और हमारा 9.5 आ रहा है। 9.5 ही हुआ ना ये। जी सर, ये 9.5 ही हुआ। लेकिन इतने चेंज से परसेंटेज में काफ़ी फर्क पड़ गया, 0.7%, 2.9%, -1.22%। यानी इनका जो आ रहा है वो ज़्यादा अच्छा काम आ रहा है 0.7। नहीं, हम तो यही चाहते हैं ना कि जितना भी मर्जी बीटा चेंज हो, इसमें चेंज ना आए, हम यही चाहते हैं ना। जी यहाँ थोड़ा बेहतर आ रहा है, उसकी वजह क्यों? क्योंकि इन्होंने अप्रोक्सीमेशन लिया, और अप्रोक्सीमेशन यही कहती है कि जितनी वैल्यू ये कम हो उतना बेहतर है। चलिए खैर ये छोड़ें, आप ये देखें सबसे बड़ी बात कि हमारा पिछला सवाल जो हमने सॉल्व किया था उसमें हमारा जो पहला करंट का चेंज आया था वो कितने परसेंट आया था, याद है आपको? सर, पिछले वाले में चेंज आया था। एक में 100% आया था। जी। बस रुक जाओ ना, मैं आईसी का पूछा है, आईसी में कितना आया था? डेल्टा 100%। IC 100% चेंज आया था। तो अब तुम वो सब छोड़ो, इससे अंदाजा करो कि बेस 22 में हम यही काम कर रहे थे तो 100% आईसी में चेंज आ रहा है, और यही काम हम एमीटर 22 में कर रहे हैं तो सिर्फ 2.9% चेंज आ रहा है। तो हाउ मच बिग डिफरेंस, देख रहे हैं आप लोग? जी सर। ये सर। इतना ज्यादा स्टेबल है ये। इसी तरह डेल्टा वीसी में उनका फर्क पता है कितना था माइनस में, -19.11। और हमारा -4.95% आ रहा है। तो हमारे रिजल्ट्स कितने बेहतर हो गए हैं एज कंपेयर टू बेस 22। ये बात समझ में आई सबको? जी सर। इसमें कोई जी सर। सवाल? इसमें कोई सवाल? ये सब इंपॉर्टेंट है काम पेपर के लिहाज से। इसमें कोई सवाल जल्दी से बताइए। नहीं सर। एक बात पूछ जी पूछें। सर, इसमें अजम्पशन क्यों नहीं ले रहे हम लोग? अजम्पशन क्यों लें हम लोग, ये बताएं आप। सर वो पहले भी अगर केवीएल लगाते थे, एज्यूम करते थे एक्टिव मोड वगैरह, तो इसमें क्यों नहीं कर रहे सर? हम देखें, पहली बात एक बात बताऊं, जब कोई काम करना होता है ना तो उसकी वजह होती है, नहीं करने की वजह नहीं होती। मतलब मैं अगर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो उसकी वजह है कि मुझे इंजीनियर बनना है, इसलिए मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई इंजीनियरिंग नहीं कर रहा तो उसकी वजह ये, उससे नहीं पूछा जाएगा तुम क्यों नहीं कर रहे हो, भाई उसकी मर्जी है, वो नहीं कर रहा तो करने की वजह होती है। अब आप पूछ रहे हैं अजम्पशन क्यों नहीं ली, तो मेरा सवाल ये है ना लेने की वजह थोड़ी पूछते हैं लेनी क्यों है। अब आपने कहा कि हम पहले अजम्पशन लेते थे, भाई हमने अजम्पशन तो इसमें भी ली है, आपको किसने इसमें अजम्पशन नहीं ली? एक बात बताएं, जब हमने ये सॉल्व करना शुरू किया तो यहाँ पर हमने ये बीटा को इस्तेमाल किया कि नहीं किया? तो जब बीटा इस्तेमाल किया तो इसका मतलब हमने अजम्पशन ले चुके हैं ना कि ये एक्टिव मोड में है, और एक्टिव यस मोड सर। में है, और एंड में हमने चेक ऑटोमेटिकली हो रहा है कि एक्टिव मोड। ये सारे सवाल एक्टिव मोड के ही हैं, ये उसके नहीं है सैचुरेशन के।
बायसिंग टेक्निक सारी एक्टिव ठीक मोड है में ही सर। आती हैं। तो हमने ऑलरेडी एजम्पशन ली हुई है। आप देखें बीटा 100 हम इस्तेमाल करें तो मींस दैट हम एज्यूम इसको एक्टिव मोड ही कर रहे हैं और हमारी एजम्पशन दुरुस्त भी है। ये देखें हमारी एजम्पशन दुरुस्त भी है, देखें क्योंकि ये तो 0.2 से ऊपर एक्टिव मोड होता है, ये तो 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, जी ये सर। बात ठीक है समझ में आ सर। गई। अब आप पूछे, अब आप बताएं कि आप कौन सी एजम्पशन की बात कर रहे थे, इसी की या किसी और की? जी सर। मैंने कहा आपने ये पूछा था ना हमने एजम्पशन क्यों नहीं ली, तो कौन सी एजम्पशन की बात कर रहे थे, एक्टिव मोड की एजम्पशन? जैसे हम लोग आने के बाद वो आईसी की क्वेश्चन यूज करने से पहले असम्पशन लेते थे ना, मैं वो उसी की बात कर रहा हूँ। एक्टिव मोड की एजम्पशन ना, जी सर। हम वही तो लेते थे, तो वो हमने इसमें भी तो ली हुई है। मतलब एक तरह से हमने इसलिए ली हुई कह लो, डिफॉल्ट है इसमें, क्योंकि ये सारे एक्टिव मोड के सवाल हैं। ठीक है ना? ठीक है सर, तो ठीक है, समझ आ गया। और अगर आप नहीं पहचानते तो कोई मसला नहीं, आप लिख लें वो एज्यूम एक्टिव मोड और नीचे लिख लें वीसी निकलने के बाद हैंस प्रूव्ड इट इज एक्टिव मोड, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है सर। बात क्लियर हो गई? जी सर। और कोई सवाल बताइए जी, एनी अदर क्वेश्चन? नो नो सर। सर। सर मिड टू में यहाँ तक इंक्लूडेड है इस टॉपिक तक। यार मैंने अभी स्टॉप कहाँ किया है, जो आप पूछना शुरू हो गए मुझसे कहाँ तक आएगा। आगे चलिए। अच्छा ये हमने कर लिया। हाँ वोल्टेज डिवाइडर रह गया, तो वोल्टेज डिवाइडर मैं आपको फौरन करवा दूंगा क्योंकि वो तो बहुत आसान है। हेडिंग दीजिए तीसरी, वोल्टेज डिवाइडर बायस। पहला हमने बेस बायस किया, दूसरा हमने एमिटर बायस किया, तीसरा हम वोल्टेज डिवाइडर बायस कर रहे हैं। लिख लिया हेडिंग? लिख लिया? हेलो? जी सर। अच्छा अब जरा इस सर्किट को देखें, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सॉल्व किया था वोल्टेज डिवाइडर का, याद है आप लोगों को? जी। इसमें ये हेडिंग क्या दी हुई है, स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? हेलो, जी सर। जी आवाज आ रही है सर। आप लोगों को? जी सर। जी सर आ रही है आवाज। स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर का मैंने आपको मतलब पहले ही बता चुका हूँ कि इसका मतलब ये होगा कि आप यहाँ पर बेस करंट को थोड़ी देर के लिए एज्यूम करेंगे ये 0 है और इसको वोल्टेज डिवाइडर लगा लें इस पर डायरेक्टली, जैसे ये लगाया हुआ। जी। ठीक है, जी सर। तो ये जी VB सर। निकल आया, उसका VE निकल आया। जब VE निकल आया तो ये इन्होंने अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिया, आप ना लें, आप इससे IE निकाल लेंगे। IE आ गया तो उससे IB IC तीनों करंट आ जाएंगे, VC VC सारी चीजें आपकी निकल आएंगी क्योंकि आपको सिर्फ मिल चुका है बेस। एक बेस निकल आएगा तो उससे एमिटर निकल आएगा, जब एमिटर निकल आएगा तो करंट निकल आएगा, जब ये करंट आ जाएगा तो ये करंट भी आ जाएगा और ये करंट भी आ जाएगा बाय यूजिंग बीटा, और जब ये करंट आ जाएगा तो यहाँ का वोल्टेज भी आ जाएगा। तो बताएं 6 की 6 चीजें यहाँ पे निकली कि नहीं निकली, जल्दी से बताइए। हेलो सर आ रही हैं अच्छी चीजें। भाई, आपको समझ में जो नहीं आ रहा पूछ लो, मैं दोबारा बता दूं। स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर में आपने ये करना है कि यहाँ पर सिंपल, इसमें थेवेनिन लगाने के बजाय यहाँ पर सिंपल वोल्टेज डिवाइडर लगा लेंगे आप। ठीक है, जी सर। तो उससे VB आ जाएगा आपके पास। जी। फिर 0.7 का इस्तेमाल करते हुए VE निकल आएगा, यस सर। VE से ओम्स लॉ लगाते हुए IE आ जाएगा, जी सर। फिर बीटा को यूज करते हुए IE से IB निकल आएगा और फिर IC भी निकल आएगा, क्योंकि एक करंट आ जाए तो बीटा को इस्तेमाल करके तीनों करंट आ जाते हैं, आ जाएंगे सारे। जी सर। उसके IC आ गया तो ओम्स लॉ लगा के आप VC निकाल लेंगे। बोले तो ये देखें जी सर। 3 4 5 6 6 की 6 चीजें निकल आई ना, तो सॉल्व हो गया वोल्टेज डिवाइडर आपका। तो अगर स्टिफ होगा तो आप बहुत सिंपली सॉल्व कर लेंगे, इसमें जो इन्होंने अप्रोक्सीमेशन ली है वो लेने की जरूरत नहीं है आपको, आप अपनी 6 चीजें निकाल लें जैसे कि हम निकालते रहे हमेशा। ठीक है, लाइक दिस, जैसे ही क्वेश्चन है इसमें कह रहा है VC और IC निकालें, तो ये बहुत आसान है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप खुद से करेंगे क्योंकि ये ऐसे सवाल तो हम साथ एक कर चुके हैं ना कई दफा। यस सर। ये आपका होमवर्क है, इसमें आप बेस निकालेंगे, बहुत आसान है, ये 2 मिनट में हो जाएगा सॉल्व। बेस निकाला, एमिटर आया, एमिटर करंट आया, बेस करंट आया, कलेक्टर करंट आया, कलेक्टर करंट आया, VC आया, VC आ गया, खत्म। रहा क्या इसके अंदर, स्टिफ अगर है तो। क्लियर? यस सर क्लियर। और अगर गौर से सुनिए, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर बायस लिखा है कि नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर बायस लिखा जी। है। अगर स्टिफ का जिक्र नहीं होगा तो फिर आप उसको थेवेनिन थ्योरम से करेंगे, थेवेनाइज करेंगे, जैसे कि क्लास में हमने किया था। ओके सर। बस आपने ये करना है कि अगर स्टिफ है तो स्टिफ से
यानी वोल्टेज डिवाइडर लगा लेंगे, और अगर स्टिफ नहीं लिखा तो फिर थेवेनिन थ्योरम लगाएंगे, थेवेनाइज करेंगे। क्लियर? एनी Yes, क्वेश्चन? sir. No. No, sir. अच्छा, इसके बाद इन्होंने ये कुछ सॉल्यूशन का तरीका बताया, ये करने की जरूरत नहीं है, इसको रहने दीजिएगा। वजह उसकी है, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir, आ रही है। इसकी वजह ये है कि हमने इसको थेवेनिन थ्योरम से सॉल्व कर लिया। इन्होंने थेवेनिन थ्योरम नहीं लगाया, इन्होंने किसी और तरीके से करने की कोशिश की, और इसमें बहुत सारी अप्रोक्सीमेशन ली है जगह जगह। ये फ्लॉइड का काम है, तो इसलिए ये करने की जरूरत नहीं। ये है, अब इस सवाल को पढ़ें, इसमें कहीं स्टिफ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। इसके लिए उन्होंने ये सवाल सॉल्यूशन करने का एक तरीका बताया, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम ये नहीं करेंगे। इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे कि हम इसको थेवेनाइज कर देंगे, जैसे कि हमने क्लास में किया था। यहाँ से इसको पहले को लोड आइडेंटिफाई करेंगे, फिर लोड को काटेंगे, फिर इसको थेवेनिन थ्योरम से थेवेनाइज करेंगे, फिर एक सप्लाई और एक रजिस्टर आएगा, उसका लूप लगाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्या ख्याल है? जी सर। सर ये तो बेस हमारा, पे फिर रजिस्टर भी आ सॉरी जाएगा ना? सॉरी सर बेस पे तो रजिस्टर भी आएगा ना फिर? जब इसको आप यहाँ से काट देंगे तो ये तो आपका लोड बन जाएगा, इस पर आप जी थेवेनिन सर। थ्योरम लगाएंगे। थेवेनिन थ्योरम से जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, इसको कहते हैं VTH और इसको कहते हैं RTH, यही कहते हैं। और इसको हम लोड से दोबारा ज्वाइन कर देंगे, तो उसके बाद हम यूं करके लूप लगा लेंगे, और ये तो अब लगा हुआ नहीं होगा। समझ गए? जी सर, जी सर, ठीक है। तो ये हमने क्लास में किया है ना, वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है। ये इन्होंने सॉल्यूशन अपने तरीके से किया है, हमने इस तरीके से नहीं करना, हमने इसको थेवेनाइज करके सॉल्व करना है। तो ये आप लोग कर लेंगे, ये भी आपका होमवर्क। क्लियर बात यहाँ तक? आगे चलिए। अच्छा देखें, हमने कितनी बाइसिंग कर ली बताइए? 3 सर। वोल्टेज डिवाइडर भी। बिल्कुल 3 बाइसिंग हो गई। अच्छा जी, ये वैसे इंक्लूडेड तो सारी हैं, तो एक मिनट रुके। चलिए काम करते हैं, यहीं तक रख लेते हैं इसको मिड तक के लिए, क्योंकि ये इंक्लूडेड तो सारी हैं। इसमें थोड़ा सा ना, वैसे तो कोई ये तो इतनी कोई खास नहीं है, ये थोड़ी सी खास है, इसमें थोड़ा सा मुझे डिस्कस करना पड़ेगा लंबा। ये करवा देता हूँ आपको, हेडिंग दीजिए, बाइसिंग यूजिंग अ कांस्टेंट करंट सोर्स। जी फरमाएं सर क्विज का एक सवाल का कोई सॉल्यूशन करा दे सर, जरा समझ नहीं आएगा। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात आपने की, अभी कराता हूँ। बस ये आखिरी हेडिंग दे लें, बाइसिंग यूजिंग अ कांस्टेंट करंट सोर्स। आपने हेडिंग लिख ली? हेडिंग लिखी आप लोगों ने? जी सर। जी सर। अच्छा, आप सिर्फ इस सर्किट को देखें, जिसको मैं दायरा, ये जो सर्किल में है ना सर्किट, इसको आप देखें। ये होता है बाइसिंग यूजिंग कांस्टेंट करंट सोर्स। अगर ये सर्किट आपको मिल जाए तो इसमें मुझे पता है आपको क्या करना पड़ेगा। बताइए। क्या मैं ये लिख दूंगा और उसको बॉक्स कर दूंगा? इसमें आई मिल जाएगा डायरेक्ट। एग्जैक्टली। स्टेप नंबर कौन सा है? 3 है ये। अगर आपको ये मिल जाए, देखें जो यहाँ पे लिखा है 4 एम्पियर या 4 मिली एम्पियर, तो मिल गया ना आपको ये। और आपको पता है जब एक करंट मिल जाता है तो इसका मतलब आपको तीनों करंट मिल जाते हैं, तीनों वोल्टेज भी मिल जाते हैं, मिल जाते हैं ना? जी सर। जी बात सर। ही खत्म हो गई। जब आप इस बाइसिंग को इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब आपकी सारी परेशानियां दूर हो गई। और सबसे बड़ी बात, कांस्टेंट करंट सोर्स की जो अहमियत है वो ये है कि ये अपने इर्द गिर्द वोल्टेज कुछ भी हो, करंट को कांस्टेंट रखती है, टेम्परेचर कुछ भी हो, करंट को कांस्टेंट रखती है, बीटा कुछ भी हो, करंट को कांस्टेंट रखती है। इसका मतलब ये कि ये बाइसिंग सबसे बेहतरीन है, क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं करेगी अपनी वैल्यू को। क्या ख्याल है आपका? जी। अरे यार जोर से बोलो, क्या ख्याल? ठीक है ना बात? लेकिन मसला ये है कि ये मुझे बताएं कि अगर आपको मैं ब्रेड बोर्ड पे या वीरो बोर्ड पे बनाने को दे दूं ये सर्किट लैब के अंदर, तो आप ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? सर एक सोर्स लगानी पड़ेगी। सोर्स कहाँ से लाओगे? नहीं ना, ये जो दूसरा वाला इक्विवेलेंट सर्किट बना हुआ है ना, ये यूज करेंगे। ये जो सोर्स होती है ना, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, ये कोई सेल थोड़ी है, बैटरी थोड़ी है जो लाके लगा दो। इसको बाकायदा बनाना पड़ता है। और ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ये सर्किट इसका सर्किट है, जो ये जो दायरा दिखाया हुआ है वो बेसिकली इससे बन रहा है।
तो यानी एक करंट सोर्स बनाने के लिए आपको कम से कम 2 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। यानी कि यूं अच्छा समझ लें कि करंट सोर्स जो बनी हुई है ये बेसिकली ऐसे है कि यहाँ का कनेक्शन जो है वो बेसिकली यहाँ से जाके मिल रहा है, यहाँ से। तो इस पूरी चीज को, यानी ये मैं कलर चेंज करता हूँ, ये पूरी चीज जो है ना, ये वाली, इस पूरी चीज को मॉडल किया हुआ है किससे? इस चीज से। आ रही बात समझ में आप लोगों की? जी इससे सर। मॉडल किया हुआ है। देखिए ये है वो करंट, ये और ये फॉर्मूला है इस करंट का, वो इस सर्किट को एनालाइज करके है। खैर ये आप लोगों के कोर्स का पार्ट नहीं है इसको एनालाइज करना, ये इसका अगला कोर्स जो होगा ना, कौन सा कोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन, उसमें आपको करंट सोर्सेज बनाना सिखाई जाएंगी। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरा एक चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा मजेदार चैप्टर है। तो मीन्स दैट कि अभी आप लोगों को ये काम नहीं करना, सिर्फ आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि करंट सोर्स जो है वो सबसे स्टेबल बाइसिंग देती है। और बेसिकली ये चीज़ ज़्यादातर पता है कहाँ इस्तेमाल की जाती है? आईसीज के अंदर। ये नॉर्मली ये जो सर्किट्स होते हैं ये ऐसे बनते नहीं है इतनी आसानी से कि आप ब्रेड बोर्ड पर बना लें। तो जितनी भी आईसी डिजाइनिंग की जाती है, यानी आईसी के अंदर जितने भी सर्किट्स होते हैं उनको बायस हम इससे करते हैं ताकि आईसी के अंदर बीटा, टेम्परेचर या कोई भी चीज़ का चेंज कोई इफेक्ट ना डाले। तो हम करंट सोर्स से बाइसिंग कर रहे होते हैं। करंट सोर्स हम ट्रांजिस्टर से बना लेते हैं। और आपको इतना तो पता ही होगा कि आईसी के अंदर तो मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, हमें ट्रांजिस्टर का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, हम यानी कि हम एक आईसी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पता है ना आपको इस बात का? जी सर। यानी नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स आ सकते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए कि बाइसिंग यूजिंग करंट सोर्स का इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, ये पेपर में पूछी जा सकती है बात। ये थ्योरेटिकल कुछ छोटा सा सवाल हो सकता है, इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है। यहाँ तक क्लियर बात? जी सर। तो इसको हम यहीं तक रोक देते हैं। अच्छा अब आपको मैं एक चीज दिखा दूं पहले, आपकी आउटलाइन। अभी एक बच्चे ने कहा था पेपर सॉल्व करवाना है, तो वो भी मैं करवाता हूँ। ये देखिए, ये आउटलाइन दिख रही है आप लोगों को क्लास? जी सर दिख रही है। तो पहले आपको आइडिया हो जाए ना कि मिड टू आपका कहाँ तक आना चाहिए ऑफिशियली। तो ये है आपका मिड टू। मिड टू में आप देख रहे हैं कि आपका काम यहाँ तक हुआ है, बल्कि इसमें भी एक बाइसिंग टेक्निक रह गई है, कलेक्टर फीडबैक। ये देख रहे हैं आप लोग? जी। तो इसका क्या मतलब है? एक हफ्ता डेफिसिट पे नहीं आ गए आप लोग? यस सर। इसका मतलब एक बाइसिंग टेक्निक भी कम है, और अभी आपने ये वीक भी नहीं किया है। इसके बाद तो मॉसफेट स्टार्ट होगा और हमारा एक हफ्ता वैसे ही आई थिंक शॉर्ट हो जाएगा। यानी हमें सिर्फ अब ये हफ्ते मिलेंगे, आई थिंक सो, मुझे नहीं पता नहीं भारत हालात क्या बनते हैं। एक हफ्ता तो हमारा वैसे भी। जी बोले? लेकिन के आगे तो बोलो। मतलब जैसे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एक हफ्ता पहले भी तो आ गया मिट्टू। एक हफ्ता पहले कहाँ आ गया यार, अल्लाह को मानो 2 हफ्ते लेट हुआ है। 2 हफ्ते तो हमारे समझो, हाँ यानी देखो ये 10 हफ्ते का काम है ना भाई, ये 10 हफ्ते का काम है कि नहीं है? बोलो जी ना। सर। हमने जी सर। 12 हफ्ते पढ़ लिए है, ये 12वां हफ्ता चल रहा है हमारा, और हम उसके बावजूद 9वें हफ्ते के काम पर पहुंचे हैं। तो मतलब 3 हफ्ते डेफिसिट में हम लोग असल में देखा जाए तो। याद करो वो 2 हफ्ते तो पुराने जो ऑनलाइन हमने पढ़ा था, वो भूल रहे हो तुम लोग? जी तो मिट्टू पहले नहीं आया है, मिट्टू तो एक तरह से लेट आ रहा है मेरे सर, भाई, वो 2 हफ्ते फ्रेशमैन लेट। के हिसाब से आया है ना? अरे फ्रेशमैन को छोड़ दो, कुछ भी नहीं होने वाला, बहुत मसले मसाइल हैं यार, छोड़ दो बस अभी। मतलब हम लोग 3 हफ्ते डेफिसिट में हैं बेसिकली देखा जाए तो अब अगर हमें कुछ मिलता भी है चांस तो एक आध हफ्ते का मिल जाएगा, तो हम फिर 2 हफ्ते डेफिसिट में चले जाएंगे। तो हमें वो 2 हफ्ते अब में से एक हफ्ता तो कुछ ना कुछ करके निकालना पड़ेगा, इसको जल्द करके हमें मॉसफेट पे जाना है। खैर, तो बताने का आपको मकसद सिर्फ इतना था कि अभी एक बच्चा कहता कि सर इतना ज़्यादा, भाई इतना ज़्यादा कहाँ है काम, ये तो बहुत कम है। लेकिन आपको इसलिए मैंने ये सब छुड़वा दिया, ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट था। एक तो हमारे पास टाइम नहीं हो पाया, दूसरा हमने ये वाली चीज़ भी तो छोड़ दी थी ना, जीनो डायोड, ये मिड वन में कवर नहीं हुआ हमारा। ये वैसे बहुत सारे हैं लेकिन हम सिर्फ जीनो डायोड को देखेंगे। ये टॉपिक वैरेक्टर डायोड, ऑप्टिकल डायोड, अदर टाइप्स, ये हम फाइनल में देख लेंगे। ये टॉपिक हमारा कवर नहीं हुआ था मिड टर्म 1 में, याद है आप लोगों को? जी सर। जी तो हमारा मिड वन के बाद जो काम शुरू हुआ है वो जीनर से शुरू हुआ है। तो जीनर से लेकर हमारा बाइसिंग टेक्निक तक का काम है। और अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि यूं समझ लीजिए कि पेपर में आप लोगों को क्या आ सकता है, नोट कर लें अपने पास, फिर मैं क्विज भी करा देता हूँ। पेपर का नोट कर लीजिए, लिखवाऊं? जी सर। देखिए सबसे पहले जीनर डायोड की हेडिंग दें। जीनर डायोड
और उसमें लिख लें कि जीनर डायोड न्यूमेरिकल्स और उनकी एप्लीकेशंस। यस सर। ठीक है, जीनर डायोड न्यूमेरिकल्स हमने जो किए थे वो सारे आप प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट क्या थी आपके पास, वो थी अल्लाह आपका भला करे, लाइन रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन, याद है आपको? यस सर। लाइन रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन, जिसमें हमने निकाला था कि लोड करंट मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, लाइन करंट का निकाला था मिनिमम मैक्सिमम कितने होंगे। और हमने साथ में वो भी किया था ना, आइडियल डायोड से भी किया था और रियल डायोड से भी किया था, यानी रियल जीनर से। तो रियल जीनर से जब आप करेंगे तो आप ग्राफ के थ्रू वोल्टेज को मालूम करेंगे, जबकि आइडियल में वोल्टेज फिक्स होता है। ठीक है, तो आइडियल में वोल्टेज फिक्स होगा, रियल में वोल्टेज फिक्स नहीं होगा। ये गलती कोई ना करे बच्चा, मैं अभी बता रहा हूँ। आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, अगर आइडियल डायोड लिखा हो तो फिर आपकी जिंदगी आसान है, आप उसको वोल्टेज फिक्स लेके कर लें। अगर रियल लिखा हो तो फिक्स नहीं करना, उसको पहले फाइंड आउट करना फिर सॉल्व करना। ठीक है जी सर। ये जीनर डायोड है। उसके बाद देखिए बीजेटी। बीजेटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले तो आपके पास डीसी सर्किट्स हैं सारे, जिनका क्विज हुआ था। ठीक है, जी सर। जी बच्चों, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? जी कर लिया सर। क्या बताया मैंने आपको, डीसी बाइसिंग सर्किट्स। जी। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन में जो कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व था वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं बाइसिंग सर्किट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लें। क्लियर? जी सर। तो बीजेटी में क्या हो गया, बाइसिंग सर्किट्स हो गए, डीसी सर्किट्स हो गए, बाइसिंग टेक्निक्स हो गई, और इंट्रोडक्शन हो गया जिसमें हमने कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखा था। यहाँ तक क्लियर बात? यस सर। भाई सबको आवाज आ रही है? ये जवीरिया के लिए लिख रही है सिर्फ? मेरे सबको जी सर। अच्छा, अब कोई सवाल है आप सबका इनमें से, क्विज के अलावा? क्विज मैं अभी सॉल्व करवा रहा हूँ, कोई और क्वेश्चन? नो सर। नहीं सर, और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो तैयारी अच्छी करनी है भाई, आपने नंबर लेने हैं यार, मिड वन में आप लोग बिल्कुल ही हो गए थे, तो अच्छी तैयारी करनी है। जीनर को अच्छे तरीके से देखना है, जैसे मैंने आपको बताया, जीनर के न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से देखें। ठीक है ना, और आइडियल और रियल दोनों के लिए, और उनकी एप्लीकेशंस जो कि हमने जीनर क्लिपिंग देखी थी ना, जीनर की क्लिपिंग जी सर्किट्स, जी। अच्छे तरीके से देखें। फिर बीजेटी में बीजेटी में जो मेजर फोकस है वो सर्किट्स ही है, अगर देखा जाए तो। क्या ख्याल है? अच्छे तरीके से जी सर, सर्किट्स इसमें के मेन सर्किट्स वगैरह सॉल्यूशन की हैं। प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सारे सर्किट्स की अच्छे ओके तरीके से सर। प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, आप एक मिनट रह गया है, तो मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें आपको क्विज सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, आप लोग जल्दी से आ जाएं दोबारा। ओके, जल्दी से आ जाइए।